अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए इंडियन हिस्ट्री का इंडियन नेशनल मूवमेंट की कुछ टॉप एमसीक्यूज जो आज तक जेके एसएसबी ने पूछे हैं और पूछे जाने के चांसेस भी बहुत है, क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। तो रिवीजन के लिए मैंने आपके लिए टॉप एमसीक्यूज लाए हैं। तो पहला एमसीक्यू जो आपके लिए है वो आप बोर्ड पे देखिए, विच सिटी बिकेम द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न बंगाल आफ्टर पार्टीशन। क्वेश्चन पूछ रहा है इधर, कैपिटल सिटी जो ईस्टर्न बंगाल की वो कौन सी रही है पार्टीशन के बाद। अब पार्टीशन कब हुआ है, किसने किया है, ये देखना आपको। पहले देखिए, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल की यहां पे बात हो रही है क्वेश्चन में, पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात हो रही है, ये 1905 में हुआ है। पहला क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ कब है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक क्वेश्चन से आपको दूसरा क्वेश्चन भी हल होगा। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल ये जो हुआ है 1905 में हुआ है। अब किया किसने है, किया है ये लॉर्ड कर्जन साहब ने। लॉर्ड कर्जन ये तब वाइसराय था जब इन्होंने पार्टीशन किया था। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि किसने किया है, कब किया है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आफ्टर पार्टीशन ईस्टर्न बंगाल की कैपिटल कौन रही है। तो आफ्टर पार्टीशन अगर पढ़ा होगा आपने, तो आफ्टर पार्टीशन जो कैपिटल रही है ईस्टर्न बंगाल की वो रही ढाका। ढाका यानी ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, द फेमस लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वाज साइनड बिटवीन। देखो, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन फिर से, अगर कभी कभार आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव ऐसा आया है कि द फेमस लखनऊ पैक्ट हुआ कब है, तो 1916 इसका आंसर होगा। आपके ऑप्शन में 1916 जरूर होगा, तो वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। लेकिन यहां पे क्वेश्चन है कि फेमस लखनऊ पैक्ट तो 16 में हुआ है, लेकिन किन के बीच हुआ है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी एंड आगा खान, बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना। तो आपको इनमें से और एक ऑप्शन इस पे होगा, बाल गंगाधर तिलक एंड आगा खान। तो आपकी 4 ऑप्शन यहां पे है, लेकिन 4 में से कौन सा करेक्ट है ये आपको देखना है। अब कौन सा पैक्ट है ये, लखनऊ पैक्ट। अगर आप लखनऊ पैक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता आपको होगा तो डेफिनेटली आप ऑप्शन नंबर 2 को सिलेक्ट यहां पे करोगे। ये जो पैक्ट हुआ है ये साइन हुआ है बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में। बाल गंगाधर तिलक ये एक ऐसा बंदा है जिसको फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट भी कहते हैं। फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट भी किसको कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक साहब को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, तो जल्दी जल्दी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज पेपर्स वॉज रिटन बाय लोकमान्य तिलक ड्यूरिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है ये जो आपके ऑप्शन है ना, ये सारे के सारे क्या है, न्यूज पेपर्स। ठीक है, अब इनमें से एक न्यूज पेपर ऐसा है जो लोकमान्य तिलक साहब ने लिखा है। लोकमान्य तिलक का ही नाम है बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य तिलक का नाम है बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य या बाल गंगाधर ये एक ही बंदा है। ठीक है, लोकमान्य भी इसी को कहते हैं, बाल गंगाधर भी इसी को कहते हैं। अब ये चारों के चार न्यूज़पेपर है, आपको देखना है कि लोकमान्य तिलक साहब ने इसमें कौन सा न्यूज़पेपर लिखा है। तो अगर आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री, तो इसमें ये जो केसरी है ना, ये पेपर जो है बाल गंगाधर तिलक साहब ने लिखा है। लेकिन अब आपके क्वेश्चन में कभी ऐसा भी आएगा, ये जो केसरी न्यूज़पेपर है ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है, ऐसा भी आ सकता है। देखो, जेके एसएसबी कुछ भी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन जेके एसएसबी के जहन में जरूर होगा, क्योंकि उन्होंने तो पेपर देखे होंगे, ये पेपर में आ चुका है, तो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर होगा। अब इस क्वेश्चन को वो थोड़ा ट्रिकी बना के ऐसा भी कर सकते हैं कि केसरी जो न्यूज़पेपर बाल गंगाधर तिलक का है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है। ये जो केसरी न्यूज़पेपर है जनाब, ये मराठी जुबान में लिखा गया है। अब देखना, ये याद रखना, ये जो केसरी है ना, मराठी लैंग्वेज में लिखा गया है केसरी न्यूज़पेपर। किस में लिखा गया, मराठी। अब बाल गंगाधर तिलक के और भी कुछ न्यूज़पेपर है, वो यहां पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा, और इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है वो आगे आपको पता चलेगा जब हम एमसीक्यू सीरीज ले रहे हैं। तो एमसीक्यू सीरीज में इतना ही काफी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स वर रिटन बाय लोकमान्य तिलक ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट, दैट इज केसरी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्लियर हो गया। चलो, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। पॉलिटिकल गुरु का मतलब है जिसने सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पॉलिटिक्स किससे सीखी है, या सुभाष चंद्र बोस जब इंस्पायर हुए पॉलिटिक्स से तो किससे इंस्पायर हुए हैं। इसका आंसर है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चित्तरंजन दास से इंस्पायर हुए हैं कौन, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहते हैं, नेताजी। नेताजी कहते हैं उसको, नेताजी इसका टाइटल है। अगर क्वेश्चन आएगा हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज नेताजी, आपके ऑप्शन में जरूर होगा सुभाष चंद्र बोस, तो आपका राइट आंसर क्या होगा तब, सुभाष चंद्र बोस। देखो, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देखिए, आप
क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, लंदन इंडियन सोसाइटी एंड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आर फाउंडेड बाय होम अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज। ये जो एसोसिएशन है कौन कौन, लंदन इंडियन सोसाइटी एंड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये जो दो चीजें जो है ये किसने बनाई है, फाउंड किसने की है, फाउंड किसने की है? तो आपके ऑप्शन यहां पे दिए होंगे, दादाबाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लजपत राय, राजा मोहन राय। आप देखना, ये जो लंदन इंडियन सोसाइटी है ना एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले आपको अगर दादाबाई नौरोजी के बारे में आपने जाना होगा, दादाबाई नौरोजी पहला ऐसा बंदा है जिसने यूएस असेंबली में हिस्सा लिया है, पहला इंडियन है ना जिन्होंने यूएस असेंबली में हिस्सा लिया। दैट मीन्स लंदन आल्सो फॉलोज ऑन दैट साइड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है दादाबाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब दादाबाई नौरोजी इसका एक टाइटल है, इसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभार आपके पास क्वेश्चन ऐसा भी होगा, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तब आपका आंसर क्या होगा, दादाबाई नौरोजी। तो इसकी एक कंट्रीब्यूशन और है, इसने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। ठीक है, द पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ये किसकी कंट्रीब्यूशन है, दादाबाई नौरोजी की। क्योंकि दादाबाई नौरोजी ने देखा है ना अंग्रेजों ने कितना लूटा है हमें, तो उस लूटने की वजह पे उसने क्या लिखी है, बुक ड्रेन ऑफ वेल्थ जब हुआ है यहां पे, तो द पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, द बुक व्हिच वाज रिटन बाय दादाबाई नौरोजी। तो यहां पे ये क्वेश्चन नहीं है, यहां पे क्वेश्चन है लंदन इंडियन सोसाइटी एंड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये किसने फाउंड किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज दादाबाई नौरोजी। क्लियर हुआ? चलो बढ़ते हैं आगे। अभी तो मैं कह रहा था, अभी ये क्वेश्चन इसके आगे था, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, इससे पहले का क्वेश्चन था। तो दैट इज दादाबाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, दादाबाई नौरोजी को। लेकिन यहां पे क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ऑथर पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ये एक किताब है, बुक है, किसने लिखी है, दादाबाई नौरोजी ने। ठीक है, हो गया क्लियर? चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैंसल्ड इन विच ईयर। अब जेके एसएसबी मैंने कहा ना कि जेके एसएसबी इतना ट्रिकी हुआ है कि वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं। आज तक हमने जितने भी पेपर देखे, हमने पेपरों पे देखा है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ कब है, किसने किया है, क्यों किया है, कब किया है, इसके पीछे राज क्या था, कौन सी पॉलिसी इसके पीछे थी। लेकिन यहां पे क्वेश्चन कुछ अलग है। अगर पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन ने किया है, 1905 में किया है, क्यों किया है, क्योंकि इट वाज अ पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ठीक है, इनको इंडियंस को डिवाइड करना था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, इसलिए इनको यहां पे क्या किया गया है, पार्टीशन किया गया है, क्योंकि हम इंडियंस को यहां पे क्या करें, डिवाइड करें। तो ये ब्रिटिश पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन है, पार्टीशन ऑफ बंगाल अगर लॉर्ड कर्जन साहब ने किया है, लेकिन कैंसिल कब हुआ है, किस ईयर में हुआ है, तो आपका आंसर होना चाहिए दैट इज 1911। हाँ, 1911 में ये कैंसिल हुआ है। क्यों? क्योंकि जब फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला है, गांधी साहब ने इसकी खिलाफत की है, तो जिसकी वजह से जिसका रिजल्ट ये आया कि इसको कैंसिल करना पड़ा है 1911 में। ठीक है, हो गया क्लियर? तो और एक क्वेश्चन, Who was the president of Muslim League in 1930? मुस्लिम लीग का अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि ये आपका रिवीजन है, तो आपका आंसर होना चाहिए दैट इज मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल 1903 का जो 1930 में जब मुस्लिम लीग आई है, तो उस मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट 1930 में कौन था, दैट इज मोहम्मद इकबाल इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय जेके एसएसबी प्रोबेबली इन 2018। इस क्वेश्चन को पूछा गया है और बार बार कई एग्जामों में इसको पूछा गया है। लेकिन क्वेश्चन है, ए स्कॉटिश हिस्टोरियन who never set foot in India wrote his best known literary history of British India in 1817, the historian is। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो स्कॉटिश हिस्टोरियन, वो कभी इंडिया आया ही नहीं, लेकिन उन्होंने एक किताब लिखी है,
उस किताब का नाम क्या है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, कभी कभार आपको ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसको कब लिखा गया है। इसका आंसर है, अगर व्हेन होगा तो देन दैट इज 1817। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन है, जिस बंदे ने हिंदुस्तान में कदम तक नहीं रखा है, उसने एक किताब लिखी है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, वो कौन सा बंदा है? अगर आपने पढ़ा होगा तो वो जेम्स मिल है। जेम्स मिल कभी इंडिया आए ही नहीं। जेम्स मिल वो कभी इंडिया आए ही नहीं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज जेम्स मिल। ठीक है, हो गया क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन, इसमें थोड़ा ऑप्शन नंबर डी, द साइमन कमीशन वाज बाइकॉटेड बाय इंडियंस बिकॉज। देखो, साइमन कमीशन इंडिया में आया है, साइमन कमीशन इंडिया में आया है, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का काम था कि यहां पे इंडिया में आके इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन को चेक करना। अगर हम देखें किसी की मुल्क, किसी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन को चेक करना, ये एक गुड गवर्नेंस का प्रिंसिपल है, ये तो ठीक है। अगर इंडियंस की एडमिनिस्ट्रेशन को चेक करना था तो इसमें गलत क्या था? अगर इसलिए साइमन कमीशन आया था, गलत क्या था इसमें? इसको बाइकआउट यहां पे क्यों किया गया था? बाइकआउट, इसमें एक स्लोगन भी लगा था, गो साइमन गो बैक, क्यों लगा था? ये फेमस स्लोगन है साइमन कमीशन का, गो साइमन गो बैक। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये इंडिया में तो आया है, लेकिन इंडियंस ने इसको बाइकआउट किया है। अब बाइकआउट क्यों किया है ये ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शंस देखने होंगे, इसको बाइकआउट क्यों किया गया है। यहां पे ऑप्शंस देखिए, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इट सॉट टू कर्ब सिविल लिबर्टीज ऑफ इंडियंस। ऑप्शन नंबर बी इज इट प्रपोज्ड टू पार्टीशन इंडिया। इट वाज एन ऑल वाइट कमीशन विदाउट इंडियन रिप्रेजेंटेशन। इट प्रपोज्ड मेजर्स टू कंटेन नेशनलिज्म। अब देखिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल का इससे कुछ वास्ता ही नहीं है, टू कर्ब सिविल लिबर्टीज तो इसके लिए आया ही नहीं था। ये इसलिए आया था क्योंकि ये ऑल वाइट कमिश्नर था, इसमें सारे जो बंदे थे वो अंग्रेजी थे, इसमें कोई इंडियन का बंदा नहीं था। अगर इंडियन की एडमिनिस्ट्रेशन चेक करनी थी तो वो इंडियन ही करे ना, इंडियन की एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ इंडियन ही चेक कर सकते हैं। अब इनका वाइटू का काम क्या था? यहाँ पे इसमें इंडियन रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, इंडियन रिप्रेजेंटेशन इस कमीशन में नहीं थी, जिसकी वजह से इसको यहां पे बाइकआउट किया गया है और डिमॉन्स्ट्रेशन की गई है यहां पे। तो और एक नारा लगा है जो मैंने पहले भी बताया, गो साइमन गो बैक। और आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि द स्लोगन गो साइमन गो बैक इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन। आपके ऑप्शंस में डेफिनेटली होगा साइमन कमीशन, तो आपका आंसर तब क्या होना चाहिए? साइमन कमीशन। ठीक है, इन विच ईयर द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट साइनड। अब आपने देखा है लखनऊ पैक्ट किसके बीच हुआ था, ये आपने पहले क्वेश्चन में पढ़ा है। अब ये हुआ कब है, वो उस क्वेश्चन में दिया हुआ था, दैट इज 1960। ये हमने पहले ही डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को। ये हुआ कब है और किसके बीच हुआ था, ये आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में हुआ है। और एक क्वेश्चन आपके सामने, हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक किसने फाउंड किया है? आपके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, जगू गोपाल मोहपाड़े, हेमंत चंद्र घोष। इन चारों में से एक ने फॉरवर्ड ब्लॉक को फाउंड किया है, वो कौन है? यह आपका रिवीजन है, तो अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, सिर्फ एनसीईआरटी 8 से 10 तक पढ़ा होगा, रेफरेंस बुक की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं। ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है सुभाष चंद्र बोस साहब ने बनाया है, सुभाष चंद्र बोस साहब ने बनाया, क्योंकि इससे कुछ अनबन हुई गांधी जी की वजह से, गांधी जी की वजह से कुछ अनबन हुई है, जिसकी वजह से वो गांधी जी से निकलकर, उसकी तहरीक से निकलकर अपनी जो है फॉरवर्ड ब्लॉक को कायम किया है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया है? सुभाष चंद्र बोस को। इसको क्या कहते हैं? नेताजी, है ना, नेताजी इसको कहते हैं, ये नेताजी इसका टाइटल है, नेताजी। इसके बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, इसके बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है सुभाष चंद्र बोस जी के, क्योंकि उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी भी बनाई है सिंगापुर में, और बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है, वो अभी उसको डिस्कस करने का अभी टाइम नहीं है। तो आप एक क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन मास मूवमेंट बिगन विद द फेमस डांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी ने तो किया है डांडी मार्च, क्वेश्चन तो वही से बता रहा है, डांडी मार्च किसने किया है? महात्मा गांधी ने। विच इंडियन मास मूवमेंट बिगन विद द फेमस डांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी। अगर क्वेश्चन में आएगा कि डांडी मार्च किससे रिलेटेड है, तो आप क्या कहोगे? दैट इज महात्मा गांधी, क्योंकि क्वेश्चन ही बता रहे हैं महात्मा गांधी से डांडी मार्च रिलेटेड है। अब डांडी मार्च कहां से है? साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक, है ना, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है विच इंडियन मास मूवमेंट बिगन विद द फेमस डांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी। अगर डांडी मार्च साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ है, दांडी पे खत्म हुआ है, लेकिन एक मास मूवमेंट हुआ है उससे, उस मास मूवमेंट को आपको पहचानना होगा। इन चारों में से एक है, वो कौन सा मूवमेंट है? खिलाफत मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। क्वाइट इंडिया मूवमेंट ये जो है ना, ये बंदा
42 में हुआ था, तो डेफिनेटली अगर आपका डेट होगा दांडी मार्च का, इट इज़ प्रोबेबली इट इज़ 1920। तो ये बहुत 20 सालों की फ़र्क है, नहीं हो सकता ये वाला ऑप्शन। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्या पता हो सकता है। नॉन कोऑपरेशन 1930 प्रोबेबली। खिलाफत मूवमेंट तो हो ही नहीं सकता है। अब इसका जो बचा कुचा आंसर है वो रहा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो गांधी जी का है, ये एसोसिएट करता है किसे, दांडी मार्च से। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किसे एसोसिएट करता है, दांडी मार्च से। दांडी मार्च कब किया है गांधी ने, ये भी आ सकते हैं ना क्वेश्चन कि कब हुआ है, ठीक है, इसको भी पढ़ना जरूरी है। अब देखिए आप और एक क्वेश्चन, शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस, ये आपने पहले भी देखा, ये 2 बार आया है ये क्वेश्चन, दैट इज चित्तरंजन दास। ऑप्शन डी इज करेक्ट है, ये 2 बार हमने पढ़ा है, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास। इससे इंस्पायर होके सुभाष चंद्र बोस जी ने ये पॉलिटिक्स सीखी है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने चित्तरंजन जी से इंस्पायर होके पॉलिटिक्स से अपने पॉलिटिकल गुरु मानते हैं इसको, सुभाष चंद्र बोस जी, चित्तरंजन जी दास को। अब ये क्वेश्चन भी दोबारा आया है। लंदन इंडियन सोसाइटी एंड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आर फाउंडेड बाय whom, which are the following personalities, that is दादाभाई नौरोजी, दादाभाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन है, द गांधी इरविन पैक्ट वॉज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स ऑफ इंडिया। इतने मूवमेंट्स तो इंडिया में चले हैं, क्वाइट इंडिया मूवमेंट भी चला है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी चला है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी चला है, रोलेट एक्ट भी चला है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, ये जो गांधी इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, एक पैक्ट हुआ था, वो पैक्ट जो गांधी और इरविन के बीच में हुआ है, वो मतलब कौन सा मूवमेंट चल रहा था इंडिया में जिसके बिना पर ये पैक्ट हुआ था गांधी और इरविन के बीच में। गांधी इरविन के बीच में जब पैक्ट हुआ था, जिसका नाम है गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। अब ये किस तारीख से मुंसलिक है, ये आपको करना है, लोकेट इन चारों में से कौन है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, रोलेट एक्ट, नॉन कोऑपरेशन एंड क्वाइट इंडिया मूवमेंट। इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट। अब रोलेट एक्ट क्या था, थोड़ा बहुत अगर आपको पता होगा, रोलेट एक्ट, ये एक्ट जब इंडिया में इसको ब्रिटिशरों ने लागू किया है, तो ये पावर करता था ब्रिटिशर्स को, एक ताकत देता था ब्रिटिशर्स को कि आप किसी भी शक करके इसको 2 साल के लिए अंदर कर सकते हो विदाउट ट्रेयल, तो इम्प्रिजन एनी पर्सन फॉर 2 years विदाउट ट्रेयल। इसका जो मेन एम था ना, किसी को क्या करना था, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो, जिसपे शक हो उसको अरेस्ट करो और 2 साल के लिए जेल कर दो, अंदर कर दो 2 साल के लिए विदाउट ट्रेयल। तो ये गांधी जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर एक पैक्ट हुआ है गांधी इरविन के बीच में और रोलेट एक्ट को हटाया गया है। फिर अब क्वेश्चन है, हु रोट द लिरिक्स ऑफ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। अब नेशनल एंथम पहले जानना होगा, नेशनल एंथम कौन सा था। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, इसमें फर्क है। कभी कभार नेशनल एंथम के बजाय आपको नेशनल सॉन्ग, तो फिर आपको ध्यान रखना होगा सॉन्ग और एंथम, इसमें फर्क है। सॉन्ग है सारे जहां से अच्छा, एंथम है जन गण मन। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो लिरिक्स है नेशनल एंथम के, नेशनल एंथम क्या है, जन गण मन, तो ये एंथम के जो लिरिक्स है ये किसने लिखे हैं। आपके ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, एन बेसंत, रविंद्रनाथ टैगोर, और एक ऑप्शन होगा आपके पास राम प्रसाद बिस्मिल। देखिए अब रविंद्रनाथ टैगोर को अगर आपने पढ़ा होगा तो इसको कहते हैं पोएट ऑफ बंगाल, इसके नाम से भी जाना जाता है इसको, पोएट ऑफ बंगाल के नाम से। बर्ड ऑफ बंगाल दूसरा टाइटल है। तो
ये जो लिरिक्स है इसको एक पोइट ही लिख सकता है, एक शायर ही इसको लिख सकता है। तो इनमें से अगर पोएट्री किसकी जो प्रोफेशन था, एक टाइम का प्रोफेशन था, रविंद्रनाथ टैगोर का प्रोफेशन भी था क्या, पॉलिटिक्स के साथ साथ ये शायरी भी करता था। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम के लिरिक्स लिखे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। What was the main cause of revolt of 1857? 1857 की बगावत जब हुई है तो किस बिना पे हुई है, कौन सा ऐसा वजह था जब रिवोल्ट ऑफ 1857? इसके बहुत सारे वजूहत है, लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन हो ना तो इसमें से एक ही करना है, क्योंकि करेक्ट आपका एक ही होगा। टू सम एक्सटेंट मिलिट्री डिस्कंटेंट भी इससे मतलब सहमति रखता है कि ये भी इसमें एक काज बना है रिवोल्ट का। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये भी मतलब ये भी इसका काज है, ये भी इसका काज है, ये भी इसका काज है, कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूजन होते हो, तीन में से तीन भी इसका काज, मिलिट्री डिस्कंटेंट भी इसका काज है, पब्लिक आउटरीच भी इसका काज है, और था भी किसी हद तक ये काज थे। तो लेकिन अब ये कह रहा है व्हाट वाज द मेन काज। अब मेन काज के बिना पे आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट जो है ना वो करना होता है, मोस्ट एप्रोप्रिएट जो है वो आपको लिखना होता है कि इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा होता है, मोस्ट एप्रोप्रिएट, दैट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। अगर देखते हैं इन चारों में से पॉलिसी, ब्रिटिश अंपायर, ये सब के सब जब मिलिट्री डिस्कंटेंट हुआ है, क्यों हुआ, ये पॉलिसी थी ब्रिटिश की। जब पब्लिक आउटरीच हुआ, क्यों, ये चाहता था ब्रिटिश का ऐसा हो, इसलिए रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ है। तो ये सारा का सारा जो है ना ब्रिटिश और अंग्रेजों की पॉलिसी थी जिसकी वजह से ये चीजें हुई हैं। अगर मेन काज इसमें ढूंढा जाएगा तो वो मेन काज कौन सा है, पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश अंपायर, ये मोस्ट एप्रोप्रिएट काज है रिवोल्ट ऑफ 1857 का। तो आपको क्लियर हुआ होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन दोबारा आया है। तो साइमन कमीशन वाज बायकॉटेड बाय द इंडियंस बिकॉज, आपने पढ़ा होगा क्यों, क्योंकि इसमें इंडियन रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। ये क्वेश्चन देखना, इसमें ऑप्शन होगा, इसमें इंडियन रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, ये ऑल व्हाइट कमिश्नर था। तो आप देखते हैं इट प्रपोजल टू द पर्सन ऑफ बंगाल, इसमें एक आंसर डेफिनेटली होगा, इट वाज एन ऑल व्हाइट कमिश्नर विदाउट इंडियन रिप्रेजेंटेशन। इसमें इंडियन रिप्रेजेंटेशन नहीं थी क्योंकि चेक करने आए थे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बिना इंडियंस के। तो बिना इंडियंस के इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन चेक करना इंडिया के खिलाफ था, तो इसको यहां पे बायकॉट किया गया और गो साइमन गो बैक का नारा लगाया गया है। Why did the जलियांवाला बाग मैसेकर हैपन? जलियांवाला बाग कब हुआ है और कहां पे हुआ है? ये आपको अमृतसर पंजाब में हुआ है, बठिंडा पंजाब में हुआ है, जलंधर पंजाब में हुआ है, चंडीगढ़ पंजाब में हुआ है। अब कब हुआ है इसको पहले देखना है। इसको 13 अप्रैल, ये भी एक क्वेश्चन है, 1919 में, यस 1919 में हुआ है। अब आपके क्वेश्चन कभी ऐसा भी हो आएगा कि व्हेन डिड मैसेकर ऑफ पंजाब हैपन, या व्हेन डिड जलियांवाला बाग मैसेकर हैपन, तब आपका ऑप्शन में होगा 13 अप्रैल 1919। कभी आपको ऐसा हो सकता है, देखो कभी इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं समझाता हूं यहां पे, देखो क्या होता है। व्हेन डिड जलियांवाला बाग मैसेकर हैपन कभी आता है, इस तरह के ऑप्शंस, 13 अप्रैल 1919, 13 जून 1919, कंफ्यूज करने के लिए है ना, 13 फरवरी 1919, या इसको देखते हैं 13 मार्च 1919। स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ है तो कब हुआ है, इसके ऑप्शन 1919 तो होंगे, 13 भी होंगे, सिर्फ मंथ का यहां पे फर्क होगा। तो आपको मंथ का याद जरूरी रखना है, तो अप्रैल इसका करेक्ट ऑप्शन है ना। इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो लेकिन यहां पे है व्हाई डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर हैपन, ये कहां पे हुआ, जगह का नाम बताना है, हुआ कहां पे है। तो ये अमृतसर पंजाब में, इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा, दैट इज अमृतसर पंजाब, अमृतसर पंजाब। कभी कभार ये भी आता है ये हुआ क्यों है, क्योंकि उस टाइम रोलैट एक्ट चल रहा था, जो मैं अभी बोल रहा था ना कि ये रोलैट एक्ट ब्रिटिश अंपायर को पावर करता था कि आप किसी भी इंडियन को 2 साल के लिए या किसी भी शकावर इंसान को 2 साल के लिए अंदर कर सकते हो। उसके बिना पे जो रोलैट एक्ट चल रहा था, उसके बिना पे यहां पे जलियांवाला बाग में एक क्राउड जमा हुआ था उसकी खिलाफ वर्जी के लिए। लेकिन जनरल डायर साहब आए हैं, उन्होंने अचानक क्राउड पे फायर चलाया, तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 400 पीपल डाइड देयर, 400 पीपल डाइड देयर अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू, अगर आपने पढ़ा होगा इस बुक का नाम, ये जो है मॉडर्न इंडिया का एक बुक का नाम है, अभी मुझे इसका नाम याद नहीं आएगा, शायद यूपीएससी ओरिएंटेड है, स्पेक्ट्रम, द स्पेक्ट्रम, द स्पेक्ट्रम। इसमें इन्होंने एक रिपोर्ट लिखा है, उस रिपोर्ट के बिना पे उन्होंने इस रिपोर्ट में लिखा है कि 400 बंदे जो वहां पे हैं आजान हो गए हैं, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। अब कंफर्म नहीं है कितने हुए हैं, बट मैसेकर इसको कहा जाता है इसलिए कि 400 बंदे भी कुछ कम नहीं है। Who of the following was called by the British to be the father of unrest? अब ब्रिटिशर्स ने किसको लक़ब दिया है इनमें से कि फादर ऑफ इंडियाज अनरेस्ट? अब देखना पॉलिटिकल, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, ये जो पॉलिटिशियंस हैं ना, 2 किस्म के थे।
मॉडर्न हिस्ट्री के पॉलिटिशियंस दो किस्म के थे, दो टाइप के थे। एक का नाम था, एक टाइप इनका था जिनको कहते थे हम मॉडरेट्स। दूसरा टाइप था, उनको कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट्स। पॉलिटिशियंस दो टाइप के थे, एक था मॉडरेट्स और थे एक्सट्रीमिस्ट। अब मॉडरेट्स क्या करते थे, ये कहते थे हमारे जो मसले हैं ये सिर्फ किससे हल होंगे, इलेक्शन की वजह से, रिप्रेजेंटेशन की वजह से, इन चीजों से ये जो हमारे मसले हैं ये इस तरह से हल हो जाएंगे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का जो नजरिया था वो कुछ और था। ये कहते थे कि डेमोन्स्ट्रेशन होना जरूरी है, हड़ताल होना जरूरी है, तब जाके ब्रिटिशर्स हमारी बात को समझेंगे और वो हमारे मसले को हल करेंगे। उनका नाम था एक्सट्रीमिस्ट। अब यहां पे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉल्ड बाय ब्रिटिशर्स टू बी द फादर ऑफ अनरेस्ट। इनमें से ब्रिटिशर्स ने किसको कहा था फादर ऑफ इंडियाज अनरेस्ट? तो ये जो ऑप्शन इसका है, इसका ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, ये जो बंदा है ना बाल गंगाधर तिलक, ये जो बंदा है ना, इस बंदे ने अंग्रेजों की नींदें हरामी की थी। देखो क्यों, ये बंदा बहुत तेज था, क्योंकि पहला बंदा है ये जिसने एक नारा लगाया था। अब नारा क्या लगाया था, देखो नारा क्या लगाया था इसने, दैट इज स्वराज इज माई बर्थ राइट। एंड लिखना, अब साथ साथ लिखना है, क्योंकि ये आई शैल हैव इट। बाल गंगाधर तिलक साहब वो बंदा है जिसने अंग्रेजों को एक तरह का सबक, जिसको हमने सबक सिखाना, सबक इसने सिखाया अंग्रेजों को, बाल गंगाधर तिलक साहब ने। अब इसका एक नारा था, ये नारा था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। आपको इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कभी कभार, ये स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, दिस स्लोगन ये जो है किससे मुंसलिक है, दिस स्लोगन एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज। तब आपके ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक होगा, तो डेफिनेटली आपका बाल गंगाधर तिलक ही राइट ऑप्शन है, या लोकमान्य तिलक भी एक ही बंदा है। अब लोकमान्य यहां पे क्यों है, ये जो लोकमान्य है ना, लोकमान्य इसको टाइटल दिया गया था, बाल गंगाधर तिलक का ये टाइटल है ना वो लोकमान्य था। अब लोकमान्य का मायने क्या है, बिलावो लीडर ऑफ पीपल, बिलावो लीडर ऑफ पीपल। देखो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य भी कहते हैं। लोकमान्य इसको टाइटल दिया गया था, किसने दिया है, अब ये भी क्वेश्चन है किसने दिया था, ये दिया था इसको सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का टाइटल दिया था, तब से इसको लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन क्लियर हुआ है कि ब्रिटिशरों ने फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहा है, तो आपका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, दैट इज लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक भी अगर इसमें हो, लोकमान्य कभी नहीं होगा तो कभी कभार लोकमान्य होता है तो लोकमान्य तिलक, अगर बाल गंगाधर तिलक हो तो बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि ये एक ही बंदे के दो नाम है, लोकमान्य इसका टाइटल है और बाल गंगाधर तिलक इसका असली नाम है। विच एक्ट वाज नोन एज ब्लैक बिल, क्वेश्चन है आपके सामने, आप देखिए किस एक्ट को यहां पे ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है। ब्लैक बिल किस एक्ट को, यहां ब्लैक बिल किस एक्ट को कहते हैं, यानी इनमें से कौन सा एक एक्ट है जिसको हम ब्लैक बिल के नाम से भी जानते हैं। अब अगर आपने पढ़ा होगा तो ये जो एक्ट है, इसमें एक एक्ट है रोलेट एक्ट, जिसको गांधी ने गांधी जी ने इसके खिलाफ, रोलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि इसको गांधी ने ब्लैक लॉ कहा था, ब्लैक लॉ कहा था, क्योंकि ये इंडियन उनको 2 साल के लिए अंदर करता था विदाउट एनी वारंट। अब अगर यहां पे क्वेश्चन है कि ब्लैक बिल किस एक्ट को कहते हैं, रोलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसको हम ब्लैक बिल के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक बिल के नाम से किसको हम जानते हैं, किसको, ब्लैक बिल जो है ना, ब्लैक बिल के नाम से हम रोलेट एक्ट को भी जानते हैं। तो अब देखिए, द खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, ये जो खिलाफत मूवमेंट है ये किसने यहां पे स्टार्ट किया है, वेरी इजी क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन डी है एली ब्रदर्स, इसमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, एली ब्रदर्स। अगर बात यह है कि ये एली ब्रदर्स कौन है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मोहम्मद अली जिन्ना इसके साथ और नाम होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन इसके साथ और नाम होगा, फखरुद्दीन अली अहमद इसके साथ और नाम होगा, अली ब्रदर्स के भी 2 नाम होंगे, तो आपको फिर जानना होगा कि ये अली ब्रदर्स जो है इनका नाम असली क्या है। अली ब्रदर्स तो इनको आम से जानते हैं, अब अली ब्रदर्स ये जो है इनका नाम क्या था ये भी जानना होगा, अब अली ब्रदर्स कौन कौन था, मोहम्मद अली और शौकत अली हैं।
मौलाना मोहम्मद अली, ये अली ब्रदर्स है जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट को इंडिया में स्टार्ट किया है। तो आ गया आपके समझ में ये वाला क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का। सऊदीशी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग। अब सऊदीशी मूवमेंट जो है ये इंडिया में स्टार्ट कब हुआ था, तब इंडिया में क्या चल रहा था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब सऊदीशी मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ है कब हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह इंडिया में चल रहा था जब सऊदीशी मूवमेंट हिंदुस्तान में आया। एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन था, द प्रोटेस्ट अगेंस्ट रूलेट एक्ट था, द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1922 था। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन। एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि ये सऊदीशी मूवमेंट जो है ना वो यहां पे जब लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या था? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिशर्स की ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एटसेट्रा। इन कास्ट के बिना पे यहां पे इंडिया को डिवाइड किया गया था, रिलीजन के बेस पे यहां पे डिवाइड किया गया था इंडिया को। तो जिसकी वजह से यहां पे एंटी सऊदीशी मूवमेंट चलाना पड़ा है, किसके लिए? पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए। तो फिर आखिरकार नतीजा यह हुआ कि 1911 में कैंसिल करना पड़ा है किसको? पार्टीशन ऑफ बंगाल को, इसको कैंसिल करना पड़ा है। ये जो सऊदीशी मूवमेंट है ना, सऊदीशी मूवमेंट चला गया है एंटी बंगाल पार्टीशन के लिए। तो ये था आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर किसी भी रीजन से पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो लेके आता हूं मैं कल आपके लिए दूसरा सेशन एमसीक्यूज का, जो भी बेस्ड होगा इंडियन नेशनल मूवमेंट के। तो तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।